यानी ऐसे ज्वालामुखी कौन से हो गए? प्रक्षुब्ध हो गए। ठीक है, सुषुप्त हो गए। कैसे हो गए? प्रक्षुब्ध यानी डोरमेंट वोल्केनो हो गए। उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसमें 10,000 वर्षों में विस्फोट नहीं हुआ हो? अब इसका आंसर आप फटाफट कर ले जाएंगे, है ना। अब इसका जो आंसर होगा वो आप फटाफट से कर ले जाएंगे। क्यों कर ले जाएंगे? क्योंकि अभी इसका आंसर हमने आपको बता दिया। मैं थोड़ा सा मोबाइल अपनी चेक कर लूं क्योंकि लेट भी हो गए थे और मोबाइल मैंने देखा भी नहीं था। आंसर आप लोग देते रहिए। सेकंड का दे रहे हैं सी। उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसमें 10,000 वर्षों में विस्फोट नहीं हुआ है? फटाफट से आंसर दीजिए। मोस्टली सबके जो है आंसर आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही है, शांति ज्वालामुखी, है ना। अभी चर्चा हुई थी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें जो है विस्फोट आपका जो है कालांतर में नहीं हुआ है और आगे भी क्या होगा? नहीं होगा। ऐसे किसको कहते हैं? शांत को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए विश्व का सर्वाधिक सक्रिय पूछा गया है, तो सर्वाधिक अगर सक्रिय की बात आएगी तो हमेशा बताएगा किलायो। किलायो कहाँ है? हवाई द्वीप समूह। आप कहेंगे हवाई द्वीप समूह कहाँ है? तो ये आपका है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है। ये आपका हो गया रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये हो गया अलास्का पर्वत श्रृंखला। किलायो आपका है हवाई द्वीप समूह में। ठीक है, हवाई द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह है। द्वीप समूह की बात करें, हवाई द्वीप समूह है। हवाई द्वीप समूह में आपका क्या है? किलायो है। और किलायो कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पे सक्रियता की बात पूछी गई है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी आपको कितनी बार बताया है? दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत पे सर्वाधिक क्या है? ऊंचाई पर स्थित यह सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। लेकिन इसका आंसर किसके लिए सही होगा? जब ऊंचाई की बात की जाएगी। ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी है। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा हम लोग किसमें पढ़ते हैं? जापान में पढ़ते हैं और ये कैसे हैं? प्रक्षुब्ध में आते हैं। ठीक है, वेसुवियस आपका कहां पर है? इटली में। अभी आगे आने वाला है, फिर से अभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का नाम बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो है, कोटोपैक्सी है, मोना लोवा है या फिर एटना है? फटाफट से आंसर बताते चलिएगा। ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका में आपके आते हैं ढेर सारे ज्वालामुखी पर्वत, मोस्टली ज्वालामुखी पर्वत आपके आते हैं। अभी क्यों आते हैं वो भी आगे प्रश्नों पे है, तो विस्तार से आपको बताते हैं। तो जो कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में आपका है कोटोपैक्सी। ठीक है, कोटोपैक्सी की क्या खास बात है? यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपका कैसा है? ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, सलाडो, ये भी आपका सक्रिय और ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद आप देखेंगे अकांकागुआ, अकांकागुआ। ये सारे प्रश्न आपके यूपी टेट और सुपर टेट में पूछे जा चुके हैं। अकांकागुआ आपकी क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। ये भी है, ओजस डेल सलाडो है, कोटोपैक्सी है, अकांकागुआ है। ये सारे एंडीज पर्वत पर हैं। और ध्यान दीजिएगा दक्षिणी अमेरिका के किस क्षेत्र पे? पश्चिमी क्षेत्र पे। अभी इससे आगे एक प्रश्न है, ध्यान देते रहिएगा। इसलिए आपको उत्तरी अमेरिका का मैप हमने दिखाया। उत्तरी अमेरिका में हमने आपको हवाई द्वीप समूह में क्या दिखाया था? किलायो दिखाया था। मोनोलोवा देख रहे हैं, वो भी कहां पर है? हवाई द्वीप समूह, यानी उत्तरी अमेरिका में आपका कौन सा है? मोनोलोवा है। एटना भी आपको याद आ रहा होगा, इटली में एटना रटाया हुआ था। जब आपको पोगंगा पढ़ा रहे थे तो भी आपको हमने इटली में आपका जो स्ट्राम्बोली एटना वगैरह आपको कितना हम लोगों ने बता रखा था। ठीक है, तो ये आपका कोटोपैक्सी हो गया सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत एंडीज पर्वत पे। किस देश में? इक्वाडोर में। इक्वाडोर कहां है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, तो इसका सही आंसर वो कौन सा है? कोटोपैक्सी है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? माउंट एटना है, माउंट कुक है, माउंट टाल है या फिर स्ट्राम्बोली है? याद आ रहा होगा? नहीं याद आ रहा होगा तो चलिए मैप को देखते चलते हैं। लगातार आप ही बोलते हैं कि मैम मैप से बताइए। पिछली बार बहुत कमेंट आ रहा था कि मैम आप मैप से ही बताया करिए, तो आपकी बात सर आंखों पर है। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। ठीक है, ये हमारा हो गया अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। और इधर आपका हो गया अरब, और इधर आप आ जाइए तो ये आपका भारत की अवस्थिति आ जाती है। और इधर जूते के आकार में ऐसी आपकी लटकी हुई सी क्या है? बताइए क्या है? फटाफट से कमेंट करिएगा। जूते के आकार का लटका हुआ क्या है भाई? अरे यही तो आपका इटली है। ठीक है, और यहीं पे लिपारी और सिसिली द्वीप यहीं पर है। तो अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर आपको याद आया ये क्या है? भूमध्य सागर है ना? क्या है? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ पूछा है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इंग्लिश में देखिए, विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, है ना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जा रहा है? स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली को। क्यों? क्योंकि यह दिखाई कैसा देता है? ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा क्या यहाँ से निरंतर जो है ये एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। और यहाँ से निरंतर क्या है? आपकी तरह मतलब ज्वाला निकलती रहती है। तो जो दूर से क्या दिखाई देता है कि यहाँ हमेशा जो है लाइट जलती रहती है। तो जो स्ट्राम्बोली है वो कहाँ पर है? भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, स्ट्राम्बोली है। कहाँ पर है? ये आपका सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप। और एक आपका है लिपारी द्वीप। लिपारी द्वीप में आपका क्या है? एटना है। ठीक है, एटना है, एटना है, एटना भी आपका यहाँ पर है। और ये आपका लिपारी द्वीप में है। ठीक है, एटना ये भी आपका क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कुक आप देख रहे हैं तो आपको याद आ रहा होगा जब हमने आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था। ऑस्ट्रेलिया, जब हमने आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे मैंने आपको न्यूजीलैंड दिखाया था। याद आ रहा है? न्यूजीलैंड दिखाया था। न्यूजीलैंड में हमने बताया था उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो दक्षिणी न्यूजीलैंड में आपको पर्वत बताए थे माउंट कुक। याद आया? माउंट कुक। और माउंट कुक जलसंधि हमने आपको बताई थी जो उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य में थी। तो माउंट कुक आपकी कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, माउंट कुक कहाँ पे आपकी? न्यूजीलैंड में है। माउंट ताल आपका है इधर होगा, ये म्यांमार साइड में। ठीक है, माउंट ताल। ठीक, तो स्ट्राम्बोली आपका कहाँ पर है? ये भूमध्य सागर का क्या कहलाता है? प्रकाश स्तंभ कहलाता है। कहाँ पर है? सिसिली द्वीप पर है। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप के, ये यूरोप वाला हिस्सा ये है। और यहाँ पर ये भूमध्य सागर है। आपको ये हमने कितनी बार बताया है? ये नील नदी कहाँ जाके गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। और यहाँ पे कौन सा सागर है? लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सुएज नहर। ये सारे प्रश्न आपको कितनी बार बताए गए थे? फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। ये आपकी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से कौन सी नदी निकली? नील नदी निकली। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है? स्ट्राम्बोली है। किस महाद्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? विच कॉन्टिनेंट हैज नो एक्टिव वोल्केनो? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या फिर अफ्रीका? फटाफट से आंसर देते रहिएगा। ये भी हमने क्लास में चर्चा कितनी बार की थी। एक इसकी चर्चा किए थे और एक इसकी चर्चा किए थे मरुस्थल विहीन की। याद आ रहा होगा अगर आप हमारे साथ पहले क्लास में जुड़े रहे होंगे तो हमने आपसे बताया था कि यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर एक भी क्या नहीं पाए जाते? मरुस्थल नहीं पाए जाते, है ना। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने चर्चा की थी कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे आपके ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपके वोल्केनो नहीं है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। यूरोप के बारे में हमने आपको बताया था कि यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे डिजर्ट नहीं है। एक भी डिजर्ट वहां पे नहीं है। किस कॉन्टिनेंट में नहीं है? यूरोप में नहीं है।
पृथ्वी की आंतरिक सतह में पिघला द्रवित पदार्थ कहलाता है। याद आ गया ना, मैंने ये पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था ना, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है, स्टेनोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, ठीक है, स्टेनोस्फीयर में क्या है, अर्ध, मेरी राइटिंग बहुत खराब है बच्चा, कोशिश करती हूँ कि अच्छा लिखूं ताकि आप लोग भी प्रसन्न रहिए, अर्ध तरल अवस्था, अर्ध तरल अवस्था, पिघला हुआ जो चट्टान है वो क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। और यही मैग्मा ज्वालामुखी नलिका, ज्वालामुखी नलिका, ज्वालामुखी नलिका, ज्वालामुखी नली के सहारे क्या होता है, बाहर आता है ना, ठीक है, ठीक है, ये आपका ज्वालामुखी क्या होते हैं, बाहर आते हैं और इस तरीके से कुछ शंकुनुमा से आकृति बनाते हैं। और ये शंकुनुमा जो आकृति बनती है किस उद्भेदन के द्वारा बनती है, केंद्रीय उद्भेदन के द्वारा बनती है। शंकुनुमा जो आकृति बनती है जब ये काफी ऊंचाई पर हो जाते हैं, कैसे ऊंचाई पर आते हैं, क्या एक बार में ये ज्वालामुखी पर्वत बन जाते हैं, कभी-कभी ये भी मन में आता है ना कि ज्वालामुखी फटा और पर्वत बन गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्वालामुखी क्रियाएं निरंतर होती रहती है, निरंतर होती रहती है, ठीक है। जैसे एक बार उद्भेदन हुआ तो कुछ शंकुनुमा आकृति छोटे छोटे से आकर के यहाँ पर इकट्ठा हो गए, जैसे लावा जो है वो पायरोक्लास्टिक के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाते हैं, ठीक है, ठोस अवस्था में आ जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, जब आपका लावा ठंडा हो जाता है तो क्या हो जाते हैं, पायरोक्लास्टिक क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि जब दोबारा विस्फोट हुआ, दोबारा भी वही स्थिति हुई, बहुत तेजी से विस्फोट हुआ, लावा बाहर निकल के आया। केंद्रीय उद्भेदन में क्या होता है, जो लावा होगा वो कैसा होगा, उसका जो घोल कैसा होता है, वो मोस्टली गाढ़ा होता है ना, गाढ़ा होता है, चिपचिपा सा होता है। तो वो क्या होते हैं, वो एक शंकुनुमा एक पर्वत का निर्माण करते रहते हैं। और ये वाली जो जगह आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से जो ये खाली स्थान होता है इसी को कहा जाता है क्रेटर। इसको क्या कहते हैं, इसको क्रेटर कहते हैं। और अगर इसमें कहीं वर्षा का जल आ गया, पानी भर गया, ठीक है, इस गड्ढे में अगर पानी भर गया तो इसी को कहा जाता है झील। इसको क्या कह दिया जाता है, इसको झील कह दिया जाता है। ये भी प्रश्न क्या पूछा जाता है कि बताइए क्रेटर झील का एग्जाम्पल कौन सा है। मान लीजिए भारत से ही संबंधित पूछा, बताइए निम्न में से भारत में क्रेटर झील का एग्जांपल कौन सा है, लोनार दे दिया है ना। लोनार झील जो आप महाराष्ट्र की पढ़ते हैं वो बच्चा आपके क्रेटर झील का ही एग्जांपल है। वो आपकी ज्वालामुखी से निर्मित गड्ढा था जिसमें अब जल भर गया है, तो वो क्या है, क्रेटर झील। एक ज्वालामुखी उद्भेदन के द्वारा एक तैयार आपकी जो क्या थी, क्रेटर थी, उसमें वर्षा का जल भरा और एक झील तैयार हो गई, ठीक है। मान लीजिए दोबारा उद्भेदन हुआ, मैंने कहा ना उद्भेदन होता रहता है, दोबारा हुआ, दोबारा ये जो है फोर्स के साथ फिर ज्वालामुखी उद्भेदन हो गया, फिर से ज्वालामुखी फटा, तो ये वाला गड्ढा भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। उड़ने के बाद क्या होगा, फिर एक गड्ढा बन जाएगा और वो क्या होगा, क्रेटर से बड़ा हो जाएगा। क्रेटर आपने पढ़ा वो छोटा था, लेकिन दोबारा जब हुआ तो वो बड़ा हो गया। इस बड़े वाले का नाम अलग है, इसका नाम है कार्डिलेरा, ठीक है, कार्डिलेरा। तो यही प्रश्न पूछा जाता है, कार्डिलेरा झील कैसे निर्मित हुई, क्रेटर झील कैसे निर्मित हुई, कार्डिलेरा झील के एग्जांपल बताइए, क्रेटर झील के एग्जांपल बताइए। जो आपकी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ये सारी जो संरचनाएं हैं बनती है, इसमें हम परपोषी शंकु की बात करते हैं, सिंडर शंकु की बात करते हैं, ये सारी क्या है, यह एक ज्वालामुखी की बाहरी स्थलाकृतियां हैं, ठीक है। दो होती है, एक होती है बाहरी, बाहरी का मतलब हो गया कि जो सतह पर बाहर आ जाए और जो हमें स्थलाकृतियां आंखों से दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं, बाहरी स्थलाकृतियां होती हैं। और कुछ स्थलाकृतियां ऐसी होती हैं जो यहीं पर रुक जाती हैं, जैसे ज्वालामुखी नीचे स्टेनोस्फीयर से आया, क्रस्ट के भाग में आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उसमें इतनी ताकत नहीं बची, उसमें इतना प्रेशर नहीं बचा कि वो बाहर फूट सके, तो क्या करते हैं वो उसी क्रस्ट के अंतरिक बाहरी और जो आंतरिक जो सतह होती है उस पर वो क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो वहां पर भी जो संरचनाओं के नाम वहां पूछे जाते हैं, डाइक हो गया, सील हो गया, वो सारी संरचनाएं आपके वहां से प्रश्न बनते हैं। तो इस तरीके से हम अभी आगे भी चर्चा करते रहेंगे। प्रश्न आपको हल्के लग रहे होंगे, लेकिन हल्के इसलिए रखे गए हैं ताकि ज्वालामुखी आपको हम पढ़ा सके, समझा सके और विद इन क्वेश्चन के साथ रख सके, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे मत जाएगा, समझाने के लिए आपके लिए ऐसे प्रश्न रखे गए थे, ठीक है। ठीक है, तो पृथ्वी में आंतरिक जो पिघला हुआ द्रव्य पदार्थ है वो क्या कहलाता है, आंसर मिल गया होगा, मैग्मा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, मैग्मा। अच्छा लैपली भी दिखाई दे रहा है ना, अब दिमाग में आ रहा है कि लैपली, मैम लैपली छोड़ी नहीं छोड़ेंगे भाई। जब आपका ये ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ है ना, आपका जो है जब ज्वालामुखी बाहर आ रहा है तो क्या निकल के आता है, राख निकल के आते हैं, है ना, धूल के कण है, राख है, क्रिस्टल्स है, पायरोक्लास्टिक, अभी तो हम बता रहे थे ठोस चीजें निकलती हैं। तो उसमें क्या होते हैं, जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे जो क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे जो क्रिस्टल होते हैं वही क्या कहलाते हैं, लैपली कहलाते हैं, ठीक है। जब ये उद्भेदन होता है, उद्भेदन के साथ ये निकलते हैं, देखिए कई चीजें निकलती हैं, खूब ढेर सारी राख निकलती है, धुएं का गुबार निकलता है, ठीक है, जलवाष्प निकलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि चट्टानें नहीं निकलती है, सिर्फ धुआं निकलता है, कभी कभी ऐसा होता है जलवाष्प निकलता है, कभी कभी गैसें निकलती हैं। तो कई तरीके होते हैं जो आगे आपको प्रश्नों पर मिलेंगे, ठीक है। प्रश्नों पे आगे कई तरीके के प्रश्न रखे गए हैं ताकि आपको ज्वालामुखी का मोस्टली जो पोर्शन है वो करवा दिया जाए, तो बने रहिएगा क्लास में, ठीक है। पायरोक्लास्ट आपको समझ में आ गया होगा, चट्टान के जो विखंडित पदार्थ हैं उसको क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट कहते हैं। अलावा भी आपको समझ में आ गया, मैग्मा पिघली हुई जो चट्टान है वो क्या कहलाती है, मैग्मा है। लैपली आपके छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, लैपली कहा जाता है। कप या कि मोह के आकार वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है, आंसर दे लेंगे आप लोग। व्हाट इज द कप शेप माउथ ऑफ वोल्केनोस कॉल्ड, क्रेटर है, गीजर है, धुआरे है या फिर कार्डिलेरा है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। ज्वालामुखी आपको एक ही चैप्टर में ऐसा समझाएंगे कि आपको कहेंगे कमेंट्स करके कि मैम आपने ऐसा बता दिया कि ज्वालामुखी का टॉपिक पढ़ाने की जरूरत नहीं, आपने एक मतलब क्वेश्चन में इतना अच्छा समझा दिया, ठीक है। मेरा मूल जो उद्देश्य है वो बस यही रहता है बच्चा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये आपके धरातल के अंदर की सतह है, धरातल के अंदर की सतह है। ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है या ज्वालामुखी नली है या ज्वालामुखी छिद्र या दरार, आपको बता चुके हैं, या छिद्र या दरार क्या कहते हैं इसको। यह जब बाहर निकलता है, ठीक है, तो क्या होते हैं, ठोस द्रव गैस के रूप में ये बाहर आते हैं, ठोस द्रव गैस के रूप में ये उद्भेदन होता है और इस तरीके से यह क्रिया होती है। शंकुनुमा आपकी जो है पर्वतों का निर्माण होता है, कैसा होता है, शंकुनुमा, शंकुनुमा, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये वाले स्थान पे क्या हो जाता है, जैसे गड्ढा होता है, इन गड्ढों में क्या होता है, पानी भर जाता है, इसी को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है, कप या कीट के मुंह के आकार वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज द क्रेटर, ठीक है, क्रेटर आंसर होगा। ये जो आपका जो खाली स्थान है वो क्या कहलाता है, वो आपका क्रेटर कहलाता है, ठीक। और मैंने आपसे क्या कहा कि दोबारा से अगर उद्भेदन हो जाए, दोबारा से जो है उसी जगह पे ज्वालामुखी फिर से फटेगा, फिर से आएगा, तो ये छिद्र क्या हो जाएगा, ये वाली जो जगह है वो फिर उड़ेगी, लेकिन उड़ने के बाद क्या होगा, एक बड़ा शेप फिर से तैयार हो जाएगा, तो उस बड़े वाले शेप को क्या कहा जाएगा, कार्डिलेरा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ रहा है गीजर और धुआरे। तो बिल्कुल आपको गर्म चश्मा वाला हमने क्वेश्चन करवाया था, याद आ रहा होगा, यूपी टेक का जब हम यूपी टेक की क्लास ले रहे थे तो उसमें हमने गर्म चश्मा करके क्वेश्चन लिया था। क्यों लिया था, इसीलिए लिया हुआ था कि जब पृथ्वी के अंदर क्या है, गर्म पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं वो क्या है, पिघली
हुई अवस्था में है, पृथ्वी के अंदर दबाव भी है, टेम्परेचर भी अधिक है, तो क्या होते हैं वो जगह जगह से कमजोर सतह से क्या होते हैं वो निकलते रहते हैं। तो जैसे गर्म जल जो होता है वो धीरे धीरे से क्या होता है, जब जहां से उनको मतलब कमजोर सतह मिलती है वहां से वो धीरे धीरे निकलते हैं, तो वो एक गीजर के रूप में क्या होते हैं बाहर आते हैं। ठीक है, तो गर्म पानी हो गया, गर्म चश्मा हो गया, वो सब क्या है गीजर के रूप में आते हैं। दोबारा क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ आपकी पृथ्वी की सतह से क्या निकल रहा है, धुआं ही धुआं निकल रहा है, धुआं ही धुआं निकल रहा है। अब जैसे क्वेश्चन आपका आता है कि गोभी के आकार वाला जो है ज्वालामुखी क्या है, तो पिलियन तुली को हम लोग बताते हैं कि जब वो निकलता है तो वायुमंडल में जब वो फैलता है तो ऐसा लगता है जैसे गोभी का कोई फूल फैला हो। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपका धुआं है, गुब्बारा है, इस तरीके से प्रश्न है। तो प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है, क्रेटर है। क्रेटर इज द राइट आंसर। अग्नि मेखला का संबंध किस महासागर से है, फटाफट से आंसर दीजिएगा भैया। मैं बोल दीजिए पानी के लिए, मेरा गला सूख जाता है। मैम आप इंस्टा पे रील बहुत बनाती हैं और मैं लाइक करता हूँ। चलिए अच्छी बात है। इसको हम सोचा है कि थोड़ा सा आपको मैप बना के दिखा दें तो आपके दिमाग में ये हमेशा के सेट हो जाए, है ना। तो बना दिया जाए मैप एक। चलिए थोड़ी जगह ले लेते हैं, थोड़ा मैप उल्टा बनाएंगे, मैप उल्टा बनाएंगे लेकिन समझना आपको सीधे से है, ठीक है। तो चलिए मैप बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। हम यूरोप और एशिया को एक ही में कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए यूरेशिया, ठीक है। अभी इसमें अफ्रीका उसको यूरोप को मत ढूंढिएगा, दैट्स यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया है, ठीक है। मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया है, मुझे उसके लिए कम जगह मिलेगी। चलिए ठीक है, इसी में आपको समझा देते हैं। थोड़ा सा हमको छोटा बनाना चाहिए था, छोटा ही बनाते हैं। गए हैं स्क्रीनशॉट, मैम साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट ले लें, कितना आसान हो गया। देखिए हमारे यहाँ एग्जाम्पल है ना, जब हम कोई चीज करते हैं तो आप भी तो ये चीज करते हो। मेरे पास उस समय तो कोई साइड में आ दीजिए। अब ये मैप आपको ये समझ आ रहा है कि अमेरिका तो इधर है, अफ्रीका के पश्चिम में है और ये भी है। तो भैया जो आपकी अर्थ है वो कैसी है, गोल है। ये मैंने मैप आपको समझाने के लिए बनाया है ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाए, ठीक है। कि सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी है, भूकंप है, वो किस एरिया में आते हैं, उसको फिट करने के लिए मैंने ये मैप ऐसा बनाया हुआ है, ठीक। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपने अभी एंडीज पर्वत के बारे में पढ़ा है ना, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए चलिए ये वाला जो एरिया है ये आप क्या है, अब आप बताइएगा। ये एंडीज पर्वत हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, ये रॉकी पर्वत हो गया, ठीक है। याद करते चलिएगा। इधर आपका अलास्का पर्वत हो गया, याद आ रहा है। यहाँ पे आपका फ्यूजियामा जापान द्वीप वगैरह है, ये देखिए जापान द्वीप वगैरह आपको याद आ रहे होंगे। यहाँ पे यहाँ म्यांमार है, पोपा है, पोसुंताल ईरान इधर है, ठीक है। तो ये हमारे मैप बनाने का मतलब ये है कि यह प्रशांत महासागर का यह क्षेत्र है और आपके दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और एशिया का जो पूर्वी भाग है और उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है। देखिए जो आपकी ज्वालामुखी और भूकंप है वो प्लेटों के किनारों पर मोस्टली आते हैं। जैसे ये प्लेट है, ये आपकी महाद्वीपीय प्लेट है या फिर ये माइक हाथ में लिए हैं, ये प्लेट क्या लेते हैं, ठीक है। ये प्लेट है हमारी, हम लेते हैं ये हमारी महासागरीय प्लेट है, ठीक है। महासागरीय प्लेट का ये वाला हिस्सा नहीं, ये किनारे वाला जो हिस्सा होता है यही आपका खतरनाक होता है, ठीक है। किनारे वाले जो भूकंप है, जो ज्वालामुखी है, वो कहां किसके सहारे आते हैं, प्लेट के किनारी हिस्सों के सहारे आते हैं। तो प्लेट के किनारी हिस्सों के सहारे ये आपके सर्वाधिक ज्वालामुखी की जो क्रियाएं हैं वो होती हैं, भूकंप की जो क्रियाएं हैं वो भी आपकी कैसे होती हैं, आपके प्लेट के किनारों के सहारे होती है, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से मैप देखिएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला ऐसे करके यूं आ जाएगी, यूं 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 यूं, इसी तरीके से आप मैप बना लीजिए, ठीक है। तो ये घोड़े की नाल के आकार का दिखाई दे रहा है, ये घोड़े की नाल के आकार का दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या है, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय मेखला। अग्निवलय मेखला कहां पर, प्रशांत महासागर में। और ये हिस्सा कौन सा है, पैसिफिक ओशियन का है। रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय मेखला यानी विश्व के जो सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं कहां पे आते हैं, ये रिंग ऑफ फायर, यही इसलिए मैंने रिंग ऑफ फायर के लिए मैंने ये उल्टा मानचित्र बनाया हुआ है। इसी तरीके से आप भी बना लीजिए। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मोस्टली जो आपके जो ज्वालामुखी हैं वो आपके प्रशांत महासागरी जो ये मेखला है यहाँ पर सर्वाधिक आते हैं, ठीक है। ये सर्वाधिक आते हैं। महासागरी का जो बीच वाला हिस्सा है ये यहाँ पे, ये आपके जो सर्वाधिक भूकंप ज्वालामुखी वाले क्षेत्र है। और हमेशा ज्वालामुखी किस पर आते हैं, किनारों वाले, ठीक है। जो प्लेट का जो किनारे वाला हिस्सा है वहां पे आपके सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। बेटा फास्ट नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट के थ्रू मुझे समझाना रहता है, ठीक है। एक्सप्लेन इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं रहती है, कि मुझे कोई हड़बड़ी नहीं रहती है कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए या टाइम पास के लिए फटाफट से मैं करती चलूं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बता दीजिए कि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो इसके लिए आप बुरा मत मानिएगा। मेरा जो मेन उद्देश्य है कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए और आप चीजों को कर लीजिए। मैंने जो ये बनाया है बताया है ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाएगा कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है वो परिप्रशांत मेखला है, प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र है, रिंग ऑफ फायर है, अग्निवलय मेखला है, इसी को अग्निवलय मेखला कहते हैं। घोड़े के नाल के आकार को मैंने इसीलिए फिगर में बना दिया है। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े तो मेरे ख्याल से मुझे इसको हटाना पड़ेगा तभी मैं क्वेश्चन की तरफ आऊंगी, ठीक है। तो अग्नि मेखला का संबंध किस महासागर से है, फटाफट से बताइएगा, फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। थोड़ा छोटा कर लूं ना, हाँ ये प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। तो अब आपको समझ में आ गया। तो अग्नि मेखला का संबंध किस महासागर से है, प्रशांत महासागर से है। 9 का जो आंसर है वो आपका है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी तरंग द्रव में गति नहीं करती है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, फिर ऑल, व्हिच वेव्स डज नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड, पी वेव्स, एस और एल। चलिए इसको भी देख लेते हैं, अच्छा प्रश्न है। इसको भी बहुत अच्छे ढंग से हमने आपको बताया था, आज हम आपको फिर बताएंगे और ऐसा बताएंगे कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो चीजें बनी रहेंगी, ठीक है। ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक। और ये हमने बनाया चित्र, जैसे हम बना रहे वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। ये आपका हो गया P, ये हो गया S और ये हो गया L। 3 तरंगों की बात आती है। भूकंप की जो तरंगें होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं, 3 तरह की, 3 होती है, 3 प्रकार की होती है। P वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स हो गया, S का मतलब हो गया सेकेंडरी वेव्स हो गया और L का मतलब हो गया लॉन्ग वेव्स, ठीक है, सतही तरंग। तो प्रश्न पूछा है कौन सी तरंग द्रव में गति नहीं करती। तो जो P तरंग है, P तरंग की खासियत क्या है कि ठोस, द्रव, गैस तीनों ही ये जो आपकी है ये ठोस में भी चलती है, द्रव में भी चलती है और गैस में भी चलती है, ठीक है। P जो तरंग है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों ही माध्यम में गति करती है। इसकी खास बात ये है। और एक खास बात ये कि इसकी जो गति है वो सर्वाधिक है। प्रश्न ये पूछा जाता है इसकी जो गति है वो कैसी है, वो सर्वाधिक है, किसकी है, P की। अब जो S वेव है, S वेव की खास बात क्या है कि ये जो है ठोस में चलती है लेकिन जैसे द्रव्य माध्यम आता है तो क्या हो जाती है, वहां पे लुप्त हो जाती है, वहीं पे लुप्त हो जाएगी
या फिर क्या करेगी, पृथ्वी पर वापस आने की कोशिश करती है, ठीक है, ये वापस आने लगती है। कौन सी? एस तरंग। जो हमारा प्रश्न है वो यही है, एस तरंग, ठीक है। एस तरंग द्रव में गति नहीं करती है, द्रव्य माध्यम आने पर ये क्या होती है, वहीं पे लुप्त हो जाती है या फिर वापस आ जाती है। इसकी जो एस तरंग की जो चाल देखी जाए तो पी तरंग से कम होती है। पी जो तरंग है इसकी जो गति है वो बहुत तेज है, लेकिन एस तरंग की भी गति तेज है, लेकिन किसके, पी तरंग के मुकाबले कम हो जाती है, ठीक। उसके बाद आपकी जो एस तरंग है यही सबसे खतरनाक और विनाशकारी तरंग कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि यह सबसे धीरे धीरे चलने वाली तरंग है, तभी तो इसको कहा जाता है लॉन्ग पीरियड वेव। लॉन्ग पीरियड वेव्स इसको इसलिए कहा जाता है, लंबे मतलब लंबे क्या कहते हैं, लंबी दूरी तय करती है, लेकिन इसको क्या करती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। तो इसकी जो गति है वो सर्वाधिक धीमी होने के कारण, सर्वाधिक बहुत धीमी होने के कारण ये क्या होती है, सर्वाधिक तबाही मचाती है। तो सबसे भयंकर जो तरंग है वो कौन सी है, एल है। सबसे कम गति किसकी है, एल की है। किस पर चलती है, ठोस पे चलती है। जब पी और एस आपकी जो है जब तरंगें निकल जाती हैं तो उसके बाद आपकी एल तरंग आती है और यह कहां पर, सीधे ठोस पर काम करती है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर था। कौन सी तरंग अधिक केंद्र पर सबसे अंत में पहुंचती है? अब बताइए, अभी इसकी बात हो रही थी, पी है, एस है, एल है, तो मैंने आपसे क्या बताया कि ये अर्थ है, सबसे पहले आपकी पी आ रही है, ठीक है, उसके बाद कौन सी आ रही है, एस आ रही है, और उसके बाद कौन सी आ रही है, एल आ रही है। यानी सबसे जो लास्ट में जो तरंग पहुंचती है वो कौन सी पहुंचती है, एल तरंग होती है। खास बात क्या है, गति सबसे कम है और क्या है, विनाशकारी है, और क्या है, सिर्फ ठोस में गति करती है। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? फटाफट से आंसर दीजिए, मन का क्वेश्चन मिल गया होगा, है ना, फटाफट से आंसर मुझे मिलने लगेगा। बिल्कुल, अरबी है, लैटिन है, फ्रेंच है, जापानी है। टू विच लैंग्वेज सुनामी बर्ड्स इज एसोसिएटेड? फटाफट से आंसर दीजिएगा। देखिए होता क्या है, सुनामी क्या होता है, सुनामी किसे कहते हैं, समुद्र में जो तूफान आता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ठीक है। सुनामी क्या होता है, जैसे ये आपकी समुद्र, ये समुद्री तल है, सतह है, ठीक है। अब ये जो प्लेट है ये इसमें जब उथल पुथल होती है, जब इसमें हलचल होती है ऊपर नीचे, जब ये प्लेट हिलती है तब क्या होता है, भूकंप आता है। भाई प्लेटों का हिलना ही तो क्या है, भूकंप है ना। प्लेटों का हिलना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। तो सुनामी किससे रिलेटेड है, जो समुद्र वाली जो प्लेट है, प्रशांत महासागर की बात हो रही थी ना, प्रशांत महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, अटलांटिक प्लेट, ये सब क्या है, ये सब प्लेटें हैं। तो ये जो समुद्र की जो सतह है, ये जो प्लेट है, जब इनमें हलचल होती है, उठती है, बैठती है, तो क्या होती है, समुद्री सतह पर जो हलचल हो रही है, जो भूकंप आ रहा है, वो क्या कहलाता है, वो सुनामी कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। कहां का है, जापानी का है, ठीक है, जापानी भाषा का। बहुत आसान शब्दों में आपको समझा रहे हैं ताकि लैंग्वेज टफ ना रहे और आपको आसान भाषा में आसान सी चीजें आपको समझ में आ जाए। कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी है, विच वोल्केनो इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया? कौन सा है सक्रिय ज्वालामुखी भारत का पूछ रहा है? नारकुंडम है, बैरन है, सेंटिनल है या फिर कोकोद्वीप है? फटाफट से आंसर दीजिए, आंसर आने लगा होगा। हम जब आंसर देखने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम जो है कैमरे के सामने हैं और हम जो है डिजिटल पढ़ा रहे हैं, और इसमें जो आंसर आता है वो थोड़ा लेट में आता है, तो उससे फिर अच्छा है कि हम थोड़ा सा आपको बताते चलें, ठीक है। ये आपका भारत है, ठीक है, भारत है, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो बैरन द्वीप जो है आपका, बैरन जो द्वीप है वो क्या है, वो आपका एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो। तो यहाँ पे बैरन द्वीप इज द राइट आंसर। हाँ, नारकुंडम भी भारत का ही है, ठीक है। वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है, बताइए फटाफट से। कार्डेरा समझ में आ गया होगा, ये तो अब शब्द आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। भूपल्पटी भी आपको समझ में आ गया होगा, क्रस्ट कोर की बात होती है। अधिकेंद्र है, भूकंप केंद्र है, फटाफट से आंसर दीजिए। वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। ये भूकंप केंद्र, यानी भूकंप केंद्र क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। भूकंप केंद्र में भूकंप का जन्म होता है, यानी यहाँ पर भूकंप, यहाँ पर क्या होगा, उत्पन्न होता है, कहाँ पर, फोकस पर, ठीक है। यहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है, लेकिन जो सरफेस है, जो धरातल है, उसे क्या कहते हैं, एपी सेंटर, यानी जो आपका अधिकेंद्र है, यहाँ पर हमें क्या होती है, तरंगे महसूस होती है, ठीक है, कहाँ पर, इस एपी सेंटर पे। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि भूकंप का जन्म, तो भूकंप का जन्म कहाँ पे होता है, भूकंप केंद्र में होता है, यानी फोकस पे होगा, ठीक है, फोकस में। 11 का आपका, सॉरी 14 का आपका डी आंसर होगा। सुनामी की उत्पत्ति का कारण क्या है, बताइए। प्लेट विवर्तनिक है, ज्वालामुखीता है, जल वाष्प का उद्गार है या फिर भूकंप है? सुनामीज आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू टेक्टोनिज्म, वोल्केनिज्म, इरप्शन ऑफ वाटर वेपर या फिर अर्थक्वेक्स? अभी बताइए फटाफट से आंसर। अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया सुनामी में ना, सुनामी में 15 का आंसर दीजिए फटाफट से। 14 इज डन बच्चा, नेक्स्ट 15, टेल मी द आंसर। 15 डी ए दोनों दे रहे हैं, क्यों भाई, मोस्टली ए दे रहे हैं, रॉन्ग है भाई। सुनामी की उत्पत्ति पूछ रहे हैं, अभी आपको बताया है ना कि ये आपकी क्या है, ये आपकी समुद्री सतह है। हमने क्या बताया था, समुद्री सतह में क्या हो रही है, हलचल हो रही है ना, प्लेटें उठ रही हैं, बैठ रही है, तो हलचल हो रही है, तो क्या हो रहा है, भूकंप आ रहा है ना, हलचल क्या होती है, भूकंप ही तो होता है। तो इसमें प्लेट विवर्तनिक कहां आ गई, प्लेट विवर्तनिक अलग चीज होती है, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है वो 15 का आपका डी है, 15 डी जो मैंने आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। क्यों भ्रमित हो रहे हैं, हमने कहा जो समुद्री सतह पर उठने वाला जो भूकंप है वही आपका क्या कहलाता है, सुनामी। वही आपकी जो लहरें हैं वो क्या है, 140 फीट 120 फीट ऊपर खूब उठती है, ठीक है, और तबाही मचाती है। तो ये आपकी जो है समुद्री जो सतह है, ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेटों में क्या होती है, हलचल होती है, तो क्या है, भूकंप है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, भूकंप होगा, ठीक है। तो सुनामी किससे रिलेटेड है, भूकंप से रिलेटेड है। महासागरों में प्लेट की सीमाओं का वह भाग जहां बार-बार सुनामी आती है और कहलाती है। अ पार्ट्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज इन ओशियन वेयर सुनामीज ऑकर फ्रीक्वेंटली आर कॉल्ड सिस्मिक गैप, सबडक्शन जोन, बेनी ऑफ जोन या फिर ट्रेंच? फटाफट से इसका आंसर भी देते रहिएगा, बोल दीजिए, बाद में बात करेंगे। भूकंपीय गैप है या फिर सबडक्शन क्षेत्र है, और बेनी ऑफ जोन है या फिर ट्रेंच है? फटाफट से आंसर दीजिए। जोन देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जो प्लेटें हैं, जैसे ये आपकी हो गई महासागरीय प्लेट हो गई और ये आपकी हो गई कॉन्टिनेंटल और ओशिनिक, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, प्लेटें छेपित हो रही है ना, छेपित हो रही है, ये नीचे धस रही है, तो ये आपका बेनी ऑफ जोन, यही कहलाता है, ठीक है। प्लेटों का क्या हो रहा है, छेपड़ हो रहा है, प्लेटें पिघल रही है, यानी छेपड़ क्या होता है, पिघलना, यानी प्लेटें आपकी नीचे जा रही है, तो जो ओशिनिक प्लेट है वो नीचे धस रही है, ये क्या है, बेनी ऑफ जोन है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि पार्ट्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज इन ओशियन विच सुनामी ऑकर फ्रीक्वेंटली आर कॉल्ड, तो ये आपका सिस्टम में गैप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, भूकंपीय गैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेनी ऑफ जोन से मतलब नहीं है।
भूकंप की उत्पत्ति के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर इस बिंदु को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र है, अधिकेंद्र है, या फिर मेंटल है, या फिर कोर है? फटाफट से आंसर दीजिए। अभी इसकी बात हो रही थी कि ये आपकी जो है यहाँ पे फोकस की बात हुई थी। फोकस का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे भूकंप आपका क्या हो रहा है? उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। लेकिन ये आपका क्या है? ये आपका है अधिकेंद्र यानी ईपी सेंटर, ईपी सेंटर। ठीक है, ईपी सेंटर पे क्या होता है? आपकी पृथ्वी सतह पर ये यही आपका यहाँ पे सही आंसर है। यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर हमें भूकंप का जो है एहसास होता है। ठीक है, तो उस पृथ्वी की सतह पर इस बिंदु को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। कोर और मेंटल ये सब आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना की क्रियाएं हैं, उसमें इनकी बात की जाती है। कोर में पाई जाने वाली चुंबकीय पदार्थ का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस फाउंड इन द कोर? सिलिका है, और ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, या फिर निकल है? आइए इसको भी देख लेते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं, पूरा रेड रेड हो गया है। वाली जो संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहते हैं। बीच वाले को मेंटल कहते हैं, और आंतरिक जो संरचना है कोर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस? मैग्नेटिक सब्सटेंस फाउंड इन द कोर, यानी जो चुंबकीय पदार्थ वह कौन सा है जो कोर में पाया जाता है? तो क्रस्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सिलिका और क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम। तभी तो हम लोग इसको जो है सियाल परत कहते हैं। मेंटल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सिलिका प्लस क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं? सीमा की बात करते हैं ना, सियाल और सीमा हम लोग पढ़ते हैं। कोर की बात करते हैं तो यहाँ पर निकिल प्लस फेरस की बात आती है। फेरस ये देखिए लोहा, ठीक है। तो ये यहाँ पे निकिल और फेरस का जो कॉम्बिनेशन है वो कहाँ पर है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये 6371 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की जाती है। इसमें कोर सबसे आंतरिक है, ऊपरी कोर और आंतरिक आउटर और इनर कोर की बात होती है। तो ये जो कोर है इसी कोर में आपके निकिल और फेरस की जो निकिल और फेरस है वो कहाँ पाया जाता है? वो आपके कोर में पाया जाता है। एक यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक इंबैलेंस होता है, एक इंबैलेंस होता है। उस इंबैलेंस से बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि वो जो इंबैलेंस है उसे क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंबैलेंस? डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का मतलब हो गया कि अगर क्रस्ट से जब मेंटल की तरफ आते हैं तो हमें कुछ अलग अलग विभेदन दिखाई देता है ना, तो उस विभेदन का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पर आते हैं मोह, मोह डिसकंटिन्यूटी, मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता। एक ये प्रश्न यहाँ से बनता है, मोह हो गया, ठीक है। गुटेनबर्ग हो गया, मोह हो गया, गुटेनबर्ग हो गया। ये आपके यहाँ मतलब आपके लेवल से जो पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की बात कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे आपके लहमेन से भी क्वेश्चन आता है, रिपट्टी से भी आता है, ठीक है, कॉन्डोर से भी आता है। कॉन्डोर की बात क्रस्ट का जो क्वेश्चन है और ऊपरी वाला और नीचे वाला जो जैसे क्रस्ट है, क्रस्ट की अगर लेयर की बात की जाए तो ऊपरी क्रस्ट और ये वाला नीचे वाला जो क्रस्ट है इनकी जो खोज की हुई थी कॉन्डोर ने की हुई थी। तो ये सारे जो है आपके थोड़ा डीपली क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चन आपके क्रस्ट मेंटल कोर से निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न का जो आंसर है वो निकिल है, निकिल है। मोह डिसकंटिन्यूटी पूछी जाती है तो मोह डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के मध्य पाई जाती है। मोह नाम क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि मोहर भी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही डिसकंटिन्यूटी की खोज की हुई थी, तो उन्हीं के नाम पर यह पड़ा हुआ था, मोह डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और गुटेनबर्ग आपका मेंटल और कोर है, ठीक है। एक ही समय में भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रश्न को समझिएगा। चलिए नाम डाल देते हैं। कह रहा है कि प्रश्न हमारा कह रहा है कि वह रेखा, रेखा का नाम हमें बताना है जहां पर समान एक ही मतलब भूकंप आया हुआ है, एक ही समय पर आया है और किन किन क्षेत्रों में आया है, तो उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम पूछा गया है। तो देखिए एक ही समय पर, यानी अगर कहते हैं यहाँ लखनऊ है, बनारस है, कलकत्ता है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, और ये एक ही समय पर भूकंप आया हुआ है, उनको जो मिलाने वाला जो ग्राफ है वो रेखा, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं होमोसिस्मो, ठीक है, ठीक है, होमोसिस्मल कहते हैं। अगर मान लीजिए यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि समान तीव्रता से आने वाले जो भूकंप है, इस प्रश्न इसमें भी बनता है। तो जैसे हम यहाँ बना देते हैं, एक बार एक चार्ट और बनाते हैं, ठीक है, और मान लीजिए तीव्रता है 6 भूकंप की जो है तीव्रता 6 इकट्ठा एक ही जगह पे आई हुई है, तो ऐसा जो ग्राफ होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आइसोसिस्मो, आइसोसिस्मो। दो प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, आइसोसिस्मो लाइन क्या होती है, होमोसिस्मो लाइन क्या होती है, तो वो आपकी यही है। अंतर बस इतना है कि एक ही समय पर भूकंप आया है लेकिन तीव्रता क्या है वहां पर अलग अलग है। जो ऊपर वाला ग्राफ है वहां पे क्या है? तीव्रता उनकी अलग अलग है। और नीचे वाले आइसोसिस्मो लाइन में आप क्या देख रहे हैं? आइसोसिस्मो लाइन में आप देख रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता एक ही है, यानी जो 6 हमने लिखा हुआ है कि अलग अलग क्षेत्रों में लेकिन एक ही तीव्रता वाला जो भूकंप आया है वो आपका क्या है? आइसोसिस्मो लाइन जो ग्राफ है उस पर आपका ये दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर है आपको मिल गया होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? होमोसिस्मो, ठीक है, यानी समभूकंपीय रेखाएं। 19 का ए क्वेश्चन इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि क्वेश्चन हटा के तभी तो ग्राफ बनाते हैं ना, और ग्राफ के लिए थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। अब इसमें थोड़ा छोटा पड़ जाता है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। हमने आपको ये बताया कि ये आपके क्षेत्र हैं, ठीक है, ये आपके क्षेत्र हैं। इन अलग अलग क्षेत्रों में एक ही समय पे क्या आया है? भूकंप आया है। तो वो जो ग्राफ है वो क्या रेखाएं क्या कहलाती है? समभूकंपीय रेखाएं, यानी होमोसिस्मो लाइंस कहलाती है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोसिस्मो लाइन क्या है? तो एक ही जैसे ये हम एक बार ग्राफ और बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 6 तीव्रता वाला भूकंप आया है और एक ही समय पर आया है, एक ही समय पर आया है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको आइसोसिस्मो लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, आइसोसिस्मो लाइन क्या होता है? तो अंतर इतना है कि इसमें तीव्रता का ध्यान दिया जाता है, एक ही तीव्रता का जो भूकंप है और अलग अलग क्षेत्रों में आया है, और इसमें क्या देखा जाता है कि एक ही जगह मतलब एक ही समय पर अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप का आना वो क्या है? वो आपका होमोसिस्मो यानी भूकंपीय रेखाएं हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को दर्शाने वाली संख्या किसके बीच में होती है? तो रिक्टर स्केल पे 1 से लेकर के पूरा ये 9 तक रहता है, ठीक है, यानी 1 से 9 तक है। और रिक्टर स्केल पे क्या होता है? भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। 10,000 धुआंओं की घाटी ज्वालामुखी के निकट एक क्षेत्र को दिया गया नाम है। A value of 10,000 smoke is the name of given to a zone near the volcano। येलोस्टोन नेशनल पार्क है, कटमई नेशनल पार्क है, व्हाइट आइलैंड है, या फिर कोहे सुल्तान है। तो ये आपका कटमई नेशनल पार्क है। अब कहोगे कटमई नेशनल पार्क कहाँ है? तो जो अलास्का पर्वत है, ये आपका उत्तरी अमेरिका वाला मैप है, ठीक है, ये तो ये जो अलास्का पर्वत है ये यहाँ पर है आपका कटमई नेशनल पार्क, यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का आपका अलास्का वाला पर्वत है, ये वहां पर है आपका, ठीक है। जस्ट अ मिनट, डैडी अभी क्लास में अभी। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी का है, मृदा का है, जलवायु का है, या फिर भूकंप का है? तो सिस्मोग्राफ का मतलब क्या हो गया? फटाफट आंसर देते रहिएगा। लेट मी चेक कमेंट्स। देखिए सिस्मोग्राफ हो गया, मार्शेली हो गया, रिक्टर हो गया, ये सब क्या है? सिस्मोग्राफ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सिस्मोग्राफ के अंतर्गत सिस्मोग्राफ अगर देखते हैं तो सिस्मोग्राफ के अंतर्गत आपके ये देखिए एक आता है राशि,
राशि है या फेरल है, ठीक है। एक आप मार्केली पढ़ते हैं, मार्केली पैमाना, और एक आप पढ़ते हैं रिक्टर। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो आपके सिस्मोग्राफ के अंतर्गत आती हैं, भूकंप का, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, भूकंप होगा। रिक्टर स्केल का उपयोग मापने के लिए क्या किया जाता है, वायुमंडलीय दाब, समुद्र में डूबी वस्तुएं या फिर वायु गति। तो बहुत सिंपल सा है, भूकंप की तीव्रता है, ठीक है, भूकंप की तीव्रता। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी है, पेडोलॉजी है, माइकोलॉजी है या फिर ओरोलॉजी है। तो देखिए ये आपका जो है जो झीलों का अध्ययन है वो लिम्नोलॉजी हो गया, ठीक है। लिम्नोलॉजी जो होती है वो झीलों का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी में आपको पता है मृदा विज्ञान, मृदा का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में जो सूक्ष्म जीव हो गए, जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, है ना, कवक हो गए, इन सबका अध्ययन आपके माइकोलॉजी में होता है। ओरोलॉजी शायद वो पर्वतों का अध्ययन होगा, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए फिलहाल ये तो पेडोलॉजी आपका मृदा विज्ञान से है और माइकोलॉजी आपका जीवाणु और विषाणु विज्ञान से होगा, ठीक है। भूकंप की भविष्यवाणी के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, हीलियम है, जलवाष्प है, रेडान है या फिर हाइड्रोजन है। तो इसके लिए रेडान है। ये जब भूकंप आने वाला होता है तो क्या होता है, वायुमंडल में रेडान गैस की जो है अधिकता हो जाती है, रेडान गैस जो है अधिक फैलने लगती है और एक विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं, कुत्तों की अजीब अजीब सी आवाजें या फिर जानवरों का जो है जो क्रियाविधि होती है वो बदल जाती है, अलग ही नेचर हो जाता है, ठीक है। तो वो बातें थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाती है। तो फिर भूकंप की भविष्यवाणी है वो क्या है, रेडान गैस पर आधारित है, ठीक है। कौन सी तरंगें सबसे अधिक केंद्र पर पहले पहुंचती हैं, व्हिच वेव्स रीच द एपिसेंटर फर्स्ट। तो अभी आपने इसका क्वेश्चन किया हुआ था, लेट मी आंसर, बताइए टेल मी आंसर। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, फटाफट से कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 सारे आंसर बताए हुए हैं। संदीप जी थैंक यू सो मच बेटा, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, अभी नहीं दिख रहा है क्या। मेरा स्टूडियो नहीं सही है, अभी मेरा झगड़ा भी हो रहा था कि आप लोग मेरा स्टूडियो में घर से क्लास लेती हूँ, ठीक है। और आपको जो चंद्रा इंस्टीट्यूट की क्लासेस दिखाई देती है बहुत सुंदर दिखाई देती है, मेरी क्लास थोड़ा सा कमजोर दिखाई देती है। थोड़ा मेरा भी सहयोग करिए, मेरी जो है बातें सर तक पहुंचाइए कि सर मैम की जो स्टूडियो है वो सही कराइए। मुझे भी खराब लगता है ना, थोड़ा लेट भी इसी चक्कर में हो गया था। तो मेरा समर्थन करिए कि मेरी जो स्टूडियो है उसको सही किया जाए, ठीक है। आपके जो आंसर है वो आने लगे हैं, 26 का आप दे रहे हैं, पी वेव्स बिल्कुल सही है। आपको क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हो, वेल डन, बहुत अच्छा। इसका मतलब आपको जो हम समझा रहे हैं क्वेश्चन को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, हम सही चल रहे हैं। इधर बस एक उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है, डेड वोल्केनो है, एक्टिव है या फिर एक्सटिंक्ट है, तो सॉरी डोरमेंट है या फिर फोल्डिंग माउंटेन है। तो देखिए जो एरेबस है वो अंटार्कटिका, आपने महाद्वीप देखा होगा, दक्षिणी ध्रुव पर है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर है आपका एरेबस, ठीक है। एरेबस है, यह एक एक्टिव वोल्केनो का एग्जांपल है, ठीक है। एक्टिव वोल्केनो का एग्जांपल है, अंटार्कटिक में है, तो ये आपका हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। 27 का हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है, अभी इसकी भी चर्चा हुई थी, एल है, एस है, पी है। तो अगर हमारे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं तो आंसर आप कर ले गए। एल तरंग है, इसकी जो गति है वो क्या है, धीमी है, ठीक है। और क्या है, सबसे ज्यादा विनाशकारी है, और पृथ्वी पर सबसे देर में पहुंचने वाली जो तरंग है वो कौन सी है, यही आपकी एल वेव्स है, ठीक है। आ गए क्या सूरज, आ गए, हाँ अच्छा ठीक है, बोल दीजिए, तैयार कर दो, ठीक है, बोल दीजिए तैयार, में आ रही है। ज्वालामुखी से सर्वाधिक निकलने वाली गैस, ज्वालामुखी से सर्वाधिक कौन सी गैस निकलती है, इसका भी आंसर आप कर ले जाएंगे। क्यों कर ले जाएंगे, क्योंकि मैंने क्लास स्टार्ट होते ही आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। जलवाष्प है, हीलियम है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। 29 का ज्वालामुखी उद्गार में सबसे ज्यादा जो निकलने वाली जो है वो आपकी 60 to 80% आपकी क्या निकलते हैं, वाटर वेपोर यानी जलवाष्प निकलते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायु है, ओजस जल सलाडो है, फोटोपैक्सी है या फिर स्ट्रोम्बोली है। तो देखिए सबसे सक्रिय की बात हो रही है तो सबसे सक्रिय है वो आपका है किलायु, ठीक है। ओजस जल सलाडो सक्रिय है लेकिन यह ऊंचाई पर स्थित आपका सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यह क्या है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत फोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। स्ट्रोम्बोली आपको हमने बताया भूमध्य सागर में, ठीक है। लगा क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया क्या, मेरे ख्याल से हो सकता है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है, यहाँ पे आपका पूछा गया है मृत ज्वालामुखी। चलिए इसका आंसर आप लोग देंगे, जल्दी से दीजिए, क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। फटाफट से 31 का आंसर दीजिए। डेड वोल्केनो का आंसर आपको बताना है, तो समझ के दीजिएगा आंसर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जी गरिमा जी अभी लास्ट में आपको बता देते हैं, ठीक है, गोभी के फूल वाला भी। अभी आंसर दीजिए 31 का, क्या दे रहे हैं, डी दे रहे हैं, नहीं नहीं गलत दे रहे हैं। चलिए आ जाइए, ये तो मेरा फेवरेट है ये जो है ना अफ्रीका, ये तो मेरे जैसे एकदम, क्या बताएं, कुछ नहीं बता सकते हैं समझ लीजिए। किलिमंजारो, भैया याद कर लीजिए, किलिमंजारो अफ्रीका की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है और सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है, यह एक मृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। और इसके बगल में आपकी केन्या भी है, केन्या भी ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। अब यहाँ पे देवबंद है, कोह सुल्तान है, देवबंद, कोह सुल्तान, ये सब आपके ईरान के हैं। और अकांकागुआ आपके कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका है। ये सारे के सारे क्या है, एक्सटिंक्ट, ठीक है। ज्वालामुखी, ठीक है, ये जो सारे के सारे हैं वो क्या है, वो एक शांत ज्वालामुखी के एग्जाम्पल है। देवबंद है, कोह सुल्तान है, किलिमंजारो है, अकांकागुआ है। अकांकागुआ को आपको बताया है 6194 मीटर की ऊंचाई पर
कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में सबसे ऊंची क्या है? एंडीज पर्वत की चोटी है। ठीक है, किलिमंजारो आपको बताए हैं अफ्रीका में पूर्वी, ये जो केन्या है और ये किलिमंजारो है अफ्रीका के पूर्वी, अफ्रीका सोमालिया वगैरह का जो क्षेत्र देख रहे हैं, तंजानिया, केनिया, ये यहाँ पे किलिमंजारो है। ये भी आपकी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक डेड वोल्केनो है। ठीक है, कोह सुल्तान और देवबंद भी आपका क्या है? डेड है। कहाँ पर है? ईरान में है। ठीक है।